14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिन्होंने करोड़ों लोगों को इंसान होने का हक दिलाया। जब इस देश में लोगों को मंदिर जाने से रोका जाता था, शिक्षा कुछ लोगों की जागीर बनी हुई थी और जब बराबरी सिर्फ एक सपना था, तब एक छोटे से बच्चे ने ठान लिया कि मैं पढ़ूंगा और इस व्यवस्था को बदल के ही रहूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में। पूरे साल कुछ नहीं, पर 14 अप्रैल आते ही सभी के अंदर अम्बेडकरवादी जाग जाता है। आज की यूथ को बहुत ही कम ही पता होगा उनके बारे में कि वो क्या थे और उन्होंने क्या किया था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं बाबा साहब की जीवनी को बारीकी से। बाबा साहब अपने माता पिता रामजी मालहोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनका परिवार उस समय के हिंदू सोसाइटी के अनटचेबल माने जाने वाली महाजाति से था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावड़े गांव के रहने वाले थे। बाबा साहब के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में सेवा करते आ रहे। उनके पिता रामजी सकपाल भी भारतीय सेना में महू कंटोनमेंट में सर्विस दे रहे थे और सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। बाबा साहब के जन्म के 2 साल बाद वह रिटायर हो गए और कुछ समय बाद अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के सतारा चले गए। इतने बड़े परिवार का गुजारा उनकी पेंशन से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए बाबा साहब का बाकी परिवार तो सतारा में ही रहा, लेकिन उनके पिता कोरे गांव में एक कैशियर की जॉब करने लगे। जब बाबा साहब स्कूल पढ़ने के लिए वहां पे गए तो उन्हें उन सब चीजों को झेलना पड़ा जो सैकड़ों सालों से उसकी पीढ़ी झेलते आ रहे। स्कूल में महाजाति के होने के कारण उसके साथ ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। इन्हें स्कूल के बच्चों के साथ बैठने का परमिशन नहीं था। स्कूल में अपने साथ वह एक बोरा लेकर आते थे जिसे सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। हद तो यहाँ तक थी वह खुद घड़े से पानी निकाल कर नहीं पी सकता था। एक चपरासी उसे घड़े से पानी निकाल कर देता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता था वो प्यासे ही रहते थे। उस समय ये अपंग मानसिकता आम थी कि किसी इंसान के छूने से कोई अपवित्र हो सकता है। सैकड़ों सालों से समाज की आंखों पर बंधी इस भेदभाव की पट्टी ने पूरे मानवता को खोखला बनाकर रखा था। इस तरह सोसाइटी ने बचपन से ही बाबा साहब को खुद से अलग महसूस करवाया। हालांकि स्कूल में सभी लोग इतने ज्यादा कुबल नहीं थे। कृष्ण केशव अम्बेडकर नाम के एक टीचर थे जो ब्राह्मण जाति से होने के बावजूद इस तरह के सामाजिक नियमों को बिल्कुल नहीं मानते। कृष्ण केशव अम्बेडकर बाबा साहब की काबिलियत से काफी खुश थे, लेकिन उसके साथ हो रहे इस भेदभाव से उसे काफी बुरा लगता था। इसीलिए उन्होंने बाबा साहब को अपना सरनेम दे दिया और तभी से बाबा साहब का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पड़ गया। पर सरनेम बदलने से कुछ नहीं बदला, छुआछूत का वो भेदभाव जस के तस बना रहा। और जब बाबा साहब सिर्फ 6 साल के थे तभी बीमारी के चलते उसकी मां का डेथ हो गया और चाइल्डहुड में ही उनके सर से उनका मां का साया भी उठ गया। इसके बाद उनकी बुआ मीराबाई ने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। पिता के इस कदम से बाबा साहब बेहद नाराज हुए, इसीलिए उन्होंने घर से भागकर मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई जाने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बुआ के वॉलेट से पैसा चुराने का कोशिश की। लगातार 3 रात तक कोशिश करने के बाद जब बुआ का वॉलेट हाथ लगा तो उसमें सिर्फ आधा आना निकला। उन्हें अपने बुआ के ऐसे हालात पे तरस आया और अपने हरकतों पे बहुत शर्म आई। वो जहाँ अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज थे, वहीं समाज के इस भेदभाव ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वह अपने स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और एक दिन इतना बड़ा बनेंगे कि कोई उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकेगा। यहीं से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और वह पढ़ाई में इतने होशियार बन गए कि टीचर उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ऐसे में टीचर ने बाबा साहब के पिता से उसके बेस्ट एजुकेशन दिलवाने की रिक्वेस्ट। इसके बाद उनके पिता उनके आगे के एजुकेशन और बेहतर फ्यूचर की तलाश में अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए, जहाँ वो लोग गरीब की एक बस्ती में एक छोटे से कमरे में रहते थे। लेकिन उनके पिता ने उनकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका एडमिशन बॉम्बे के सबसे अच्छे एल्फिनस्टन हाई स्कूल में करवाया गया। पर छुआछूत ने उनका साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा। उन्हें संस्कृत पढ़ने से बस इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो अछूत जाति से थे। उन्हें हमेशा लगता था कि गांव से शहर आकर भी समाज नहीं बदला है, लेकिन इन सब के बावजूद वो पूरी मेहनत से पढ़ाई में लगे रहे और साल 1907 में बाबा साहब ने मैट्रिक की परीक्षा पास करी और अपनी कम्युनिटी से वो ऐसा करने वाले पहले इंसान बने। उस समय अर्ली मैरिजेस काफी कॉमन थी, इसीलिए 15 साल की उम्र में ही बाबा साहब की शादी करा दी गई। उनकी पत्नी रमाबाई उस समय सिर्फ 9 साल की थी। भले ही बाबा साहब की जिंदगी हजारों संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी रमाबाई उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। उन्होंने हर मोड़ पर बाबा साहब का साथ दिया। वह घर घर जाकर गोबर के उपले बेचकर परिवार के पेट भरने का जतन करती और दूसरों के घर में काम कर बाबा साहब की शिक्षा का खर्च जुटाने में मदद करती थी। और बाबा साहब ने सारे कष्टों से जूझते हुए भी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली।
लेकिन आगे के हायर एजुकेशन जारी रखने के लिए काफी पैसे चाहिए थे, जिसका इंतजाम करना उनके लिए खुद से संभव नहीं था। लेकिन बाबा साहब इतने काबिल स्टूडेंट थे कि उनके कई सारे वेल विशर थे जो कि उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। उनमें से ही एक वेल विशर्स के जरिए बड़ौदा के गायकवाड़ किंग सयाजी राव गायकवाड़ ने बाबा साहब को हायर एजुकेशन के लिए मंथली स्कॉलरशिप ग्रांट कर दी, जिसके चलते बाबा साहब 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री हासिल करते हैं। बाबा साहब ने अपने सपनों को उड़ान भरना शुरू ही किया था कि उसी के बीच उनके पिता का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होता है और कुछ समय के बाद उनके पिता का भी साया उनके सर से उठ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा साहब का सफर रुका नहीं। पढ़ाई को लेकर उनका जुनून ऐसा था जिसके लिए वो हर सीमा को लांघने को तैयार थे। साल 1913 में बड़ौदा के महाराज ने एक ऐसा स्कीम शुरू किया जिसके तहत कुछ आउटस्टैंडिंग स्कॉलर्स को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाना था। बाबा साहब का भी इसमें सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी गई कि उन्हें विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 साल तक बड़ौदा स्टेट में सर्विस करनी होगी। उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। 1913 में वो अमेरिका पहुंचकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने लगे और यहाँ पे फ्रीडम एंड इक्वालिटी ने उनके लाइफ को रीसेट किया। यहाँ कोई भी उनके कास्ट के बेसिस पे उन्हें जज नहीं करता था। यूनिवर्सिटी में उनके मैथ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी थे। 1915 में उन्होंने यहाँ से एमए की डिग्री हासिल कर ली और इकोनॉमिक्स में फॉरेन से डिग्री लेने वाले वो सबसे पहले इंडियन बने। लेकिन बाबा साहब इतने पे नहीं रुके। इसके बाद वह इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ कोर्स पूरा करने से पहले ही जून 1917 में भारत वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उस समय 1914 में शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चरम पे पहुंच चुका और उन्हें बड़ौदा स्टेट द्वारा मिली स्कॉलरशिप भी एक्सपायर हो गई थी। भारत लौटने के बाद शर्त के अनुसार बाबा साहब को स्टेट ऑफ बड़ौदा को सर्व करना था, इसीलिए उनकी काबिलियत के दम पर उन्हें गायकवाड़ और बड़ौदा का मिलिट्री सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। पिछले 4 साल से वो बिना भेदभाव के विदेश में रहे थे। अनटचेबल वाली कोई भी बात उनके जहन में नहीं था। लेकिन इतना पढ़ लिख लेने और ऊंची पोस्ट पे होने के बावजूद भारत में उनको उसी छुआछूत के कड़वे सच का सामना करना पड़ा। दफ्तर में उनके साथ काम करने वाला कोई भी उनको फाइल पेपर सीधे हाथ नहीं दिया करते थे। नौकर भी उन्हें फाइल डेस्क पर फेंक कर दिया करते थे और उन्हें पानी तक भी पीने नहीं दिया जाता था। सिर्फ उनकी जाति की वजह से उनकी काबिलियत और उनकी शिक्षा का कोई भी सम्मान नहीं था। रहने के लिए उन्हें एक होटल से दूसरे होटल भटकना पड़ता था। कोई भी उन्हें कमरा देने को तैयार नहीं था। आखिर में उन्होंने अपना जाति छिपाने का फैसला किया और एक पारसी गेस्ट हाउस में रहने लगे। बाबा साहब को उम्मीद थी कि अपनी नौकरी के जरिए उन्हें रहने के लिए कहीं और जगह मिल ही जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कुछ कर पाते, पर एक सुबह कुछ लोग लाठी लेकर उनके होटल के बाहर आ जाते हैं और होटल को अपवित्र करने का आरोप लगा देते हैं। बाबा साहब पूरी तरह से निराश और अपमानित महसूस करने लगे। यह घटना उनके जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक बन गई। फिर उन्होंने तय किया कि इस भद्दी व्यवस्था को वो बदल के ही रहेंगे और सिर्फ 11 दिन नौकरी करने के बाद वो वापस मुंबई लौट गए और दूसरी नौकरी तलाश करने लगे। इस तरह हर रोज बाबा साहब को इस जातिगत भेदभाव के कांटों से गुजरना पड़ता, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और जल्द ही वह मुंबई के सिडेनहॉर्न कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन गए। इसके साथ ही वह खुलकर पब्लिक गैदरिंग में भी पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे उनकी एक लीडरशिप के तौर पर पहचान बनना शुरू हो। अब तक वो जान चुके थे कि खामोश रहने से अत्याचार या भेदभाव मिटाया नहीं जा सकता। अनटचेबल की बात रखने के लिए बाबा साहब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए सुझाव देने वाली साउथ बोरो कमेटी मीटिंग में भी बुलाया गया। इस दौरान बाबा साहब ने दलित एंड अदर रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स रिजर्वेशन के जोरदार वकालत की। बाद में ही मुंबई से ही उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक की भी शुरुआत की, जिसमें छुआछूत की परंपरा को उन्होंने जमकर विरोध किया। या पेपर अनटचेबल माने जाने वाली कास्ट की आवाज बन गई। इस पेपर में एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा, हमें सिर्फ आजाद भारत नहीं चाहिए, बल्कि सबको रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इक्वेलिटीज भी चाहिए, क्योंकि बिना इक्वेलिटी के स्वराज भी गुलामी के सम्मान ही होगा। वह चाहते थे कि दलितों को यह विश्वास मिले कि उनका अस्तित्व किसी के दया पे नहीं बल्कि उनका अधिकार पे टिका है। अपनी इन्हीं विचारों के चलते वो काफी पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन अब भी उनके अंदर और नॉलेज हासिल करने का प्यास बाकी था। वो मानते थे कि एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो समाज से बुराई को मिटा सकती है। यही वजह थी कि आगे की पढ़ाई के लिए कुछ लोन और कुछ दोस्तों की मदद से वो 1920 में फिर लंदन पहुंच गए। यहाँ उन्होंने लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेस इन से अपनी बाकी की एजुकेशन कंप्लीट की। उन्हें बैरिस्टर एट लॉ डिग्री मिलने के बाद बैरिस्टर बार के बैरिस्टर के रूप में एंट्री भी मिल गई। एजुकेशन को लेकर वह इतना ज्यादा पैसिनेट थे कि उन्होंने दर्जनों बड़ी डिग्रियां हासिल की।
जिसमें से 4 तो केवल डॉक्टरेट की ही डिग्रीज थी। लेकिन इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा और अप्रैल 1923 में जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने एक बैरिस्टर के रूप में काम करने का फैसला किया। लेकिन उनकी इकोनॉमिक्स कंडीशन इतना खराब थी कि उनके पास वकालत करने के लिए लाइसेंस लेने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उनके पुराने दोस्त एक बार फिर उनकी मदद के लिए आगे आए और उनकी मदद से बाबा साहब ने जून 1923 में बैरिस्टर के तौर पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस के दौरान बाबा साहब ने अनटचेबल माने जाने वाली जातियों को एकजुट करने और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए मूक नायक के साथ साथ बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता नाम की मैगजीन्स भी पब्लिश करने लगे। इन मैगजीन्स के अलावा वह लगातार जनसभाओं में हिस्सा लेते रहे, जिसके चलते उनकी बात देश भर में सुनी जाने लगी। वो जल्द ही दलित के एक बड़े नेता के तौर पर उभर के सामने आने लगे। उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बारे में ब्रिटिश सरकार भी अच्छे से जानती थी। इसीलिए साल 1926 में बॉम्बे गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में नॉमिनेट कर दी। उसमें बॉम्बे के महद म्युनिसिपैलिटी में एक चौदार टैंक था, जिसके पानी को दलित लोग हाथ भी नहीं लगा सकते थे। इस मामले को जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उठाया गया तो सरकार ने दलितों के हक की बात मान ली। कागज में तो उन्हें यहाँ से पानी भरने का अधिकार मिल गया था, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस बनी रही। इसके बाद 1927 में बाबा साहब ने एक जनसभा में जोरदार भाषण देते हुए कहा कि बात सिर्फ पानी की नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान की है। इसके बाद बाबा साहब ने 1000 लोगों के साथ 14 टैंक पे जाके वहाँ से पानी पिया। इससे गांव के ऊंची जाति के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन लोगों ने लाठियों से दलितों को पीटा और ये मामला पूरे देश में फैल गया और दलित आंदोलन की आग भड़क उठी। इस घटना के बाद बाबा साहब ने महाराष्ट्र के देश के कई हिस्सों में जनसभाएं कर ऊंची जातियों की सर्वश्रेष्ठता पर सवाल खड़ा कर दलितों को एकजुट करने लगे। एक सभा के दौरान उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को यह कहते हुए जला दिया कि यह दलितों के साथ सदियों से होते आए भेदभाव के लिए जिम्मेदार है। बाबा साहब के इस कदम ने भारत के समाज को अंदर से झकझोर कर रख दिया और फिर साल 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उन्होंने साइमन कमीशन के सामने मांग रखी कि दलित समाज को कुछ सीटें पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स और राइट्स मिलनी चाहिए, जिसमें सिर्फ दलितों को उनका नेता चुनने का अधिकार मिले। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। बाबा साहब जातिगत से तंग आकर 1929 में जलगांव की एक सभा के मंच पे खड़े होकर ऐलान किया, अब ज्यादा दिन तक हिंदू बनकर इस समाज में नहीं रहा जा सकता। हमें अगर इस गरीबी और दुर्दशा से बाहर निकलना है तो कोई दूसरा धर्म अपनाना ही होगा। उनकी इस स्पीच ने ऐसा असर किया कि कई महारों ने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस बीच साल 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसके चारों तरफ से विरोध हुआ, लेकिन बाबा साहब इसका भी समर्थन कर रहे थे। इसके बाद 1930 में ही लंदन में पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बाबा साहब भी शामिल हुए। पहली बार इतने बड़े मंच पर दलितों की आवाज बनकर उनकी ही जाति से निकला कोई शख्स उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और इस राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए, क्योंकि साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट से महात्मा गांधी सहमत नहीं थे। देश में उस वक्त तक जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे कई बड़े कांग्रेसी नेता गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, लेकिन बाबा साहब का विचार उन लोगों से मेल नहीं खाते थे। गांधी जी के बुलावे पर बाबा साहब ने पहली बार 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मन भवन में मुलाकात की। महात्मा गांधी ने उनसे कहा, मुझे पता चला है कि आपको मुझसे कोई शिकायत है। बाबा साहब बोले, गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं, कोई भी दलित इस देश पे कैसे गर्व कर सकता है? मैं इस भूमि को अपनी मातृभूमि और इस धर्म को अपना कैसे कह सकता हूँ, जहाँ हमारे साथ जानवरों से भी बुरा बिहेव किया जाता है, जहाँ हमें पानी तक भी पीने नहीं दिया जाता है। इस पे महात्मा गांधी ने बड़े ही रुखे अंदाज में बोले, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं दलितों के हित में और भेदभाव की उनके अधिकारों के बारे में सोचता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि आप मुझे तब भी उनका हितैषी नहीं मानते। गांधी जी ने आगे कहा, मुझे इस कांग्रेस के मंच का हिस्सा बनने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा है। कांग्रेस ने दलित के सुधार के लिए कम से कम 20 लाख खर्च किए। बाबा साहब ने इस बात पे तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गांधी जी फिर तो यह पैसा बेकार गया, क्योंकि इससे दलितों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इससे हमारे देश के दोनों बड़े नेताओं के बीच में तानातानी का माहौल बन गया। बाबा साहब का मानना था कि दलितों का अधिकार के लिए कांग्रेस या गांधी जी पे डिपेंड नहीं हुआ जा सकता है, इसलिए उन्होंने इसकी बागडोर अपने हाथों में रख ली। इसके बाद 1931 में लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए। यहाँ पे बाबा साहब ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी, लेकिन गांधी जी उनके विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से हिंदू समाज बढ़ जाएगा। हालांकि ब्रिटिश सरकार बाबा साहब के विचारों से सहमत, इसलिए गांधी जी के विरोध के बावजूद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसी मैकडोनल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की।
जिसमें दलितों के सही एंड माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था। गांधी जी इससे काफी नाराज हो गए और उनके विरोध में उन्होंने पूना के अरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दी। अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी, जिससे देश में कई हिस्सों में बाबा साहब के पुतले जलाए जाने लगे। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लास्ट में बाबा साहब को 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी से मिलकर पूना पैक्ट साइन करना पड़ा, जिसके कारण दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इससे पहले ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड ने दलितों को अलग वोटर्स लिस्ट के साथ साथ 2 वोट का अधिकार दिया था, जिससे तहत एक दलित वोटर्स अपनी कम्युनिटी के कैंडिडेट के लिए एक वोट कर सकता था और साथ ही वो एक जनरल के लिए भी वोट कर सकता था। लेकिन फिर इस समझौता के लिए बाबा साहब के अपने ही समाज में काफी आलोचना हुई। इस दौरान जब बाबा साहब पूरे समाज की भलाई के लिए काम करे, तभी उनके लाइफ में एक बड़ा भूचाल आया था। 1935 में बीमारी के चलते उनकी पत्नी रमाबाई की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद वो काफी अकेले पड़ गए, लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम में लगे रहे। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिससे 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में 15 सीटें जीती और उन्हें बॉम्बे से मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में चुना गया। यहाँ से सरकार के भीतर उनके पॉलिटिकल करियर की भी शुरुआत हो गई। सरकार में रहते हुए उन्होंने वर्कर्स के हालात सुधारने के लिए कई काम किए। साल 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, जिसके बाद उन्हें 1942 में मेंबर ऑफ द वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट किया गया, जहां उन्होंने मिनिस्टर ऑफ लेबर के रूप में काम किया। इस पद पर रहते हुए बाबा साहब ने कई लेबर रिफॉर्म्स लेकर आए। उन्होंने नवंबर 1942 में नई दिल्ली में आयोजित इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में 7th सेशन में वर्किंग आवर्स को 12 घंटे से बदलकर 8 घंटे कर दिए। इस दौरान देश में दुनिया में एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते यूरोप की हालात खराब थी और इधर भारतीय नेताओं ने आजादी की लड़ाई छेड़कर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ऐसे में देश को एक संविधान की जरूरत थी। इसके लिए 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का गठन किया गया और बाबा साहब को बंगाल से चुनकर असेंबली में भेजा गया। यहाँ उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें 7 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। बाबा साहब ने अपनी टीम के साथ 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूएंट को डीपली स्टडी किया और उनमें से अच्छे पॉइंट चुनकर भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए निकाले और इस तरह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का संविधान बनने का काम 2 साल 11 महीने में पूरा हो गया और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अप्रूवल मिल गया। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, जिसे हर साल लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। जहां भारत को सिर्फ 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे अपने भारत के संविधान को बनाने में, वहीं पाकिस्तान को 9 साल लग गए। और बाबा साहब अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चाओं में रहे। पहली पत्नी की मौत के कई साल बाद उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर नाम एक ब्राह्मण महिला से शादी कर। उन्होंने 1935 में नासिक के येवला में एक जनसभा के दौरान कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। यही कारण था कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में अपनी दूसरी पत्नी और लगभग 3 से 4 लाख फॉलोअर्स के साथ हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। बाबा साहब ने अपने लाइफ में दर्जनों किताबें लिखी, पर उनका जो अंतिम किताब था वो था द बुद्धास एंड हिज धम्म। इस किताब को पूरा करने के बाद महज 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबा साहब की मृत्यु हो गई। आज भी उनके डेथ एनिवर्सरी को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है और बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और इस तरह से बाबा साहब की जीवनी आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। दलित समाज से होने के वजह से समाज में भेदभाव के शिकार बने बाबा साहब ने ऐसा इतिहास रचा कि आज भी अगर किसी के सर पे लाठी का चोट पड़ती हो या किसी के अधिकार छीने जाते हैं, फिर चाहे सरकार ही सामने क्यों ना हो, एक आम नागरिक के लिए संविधान उसके लिए एक ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाती है। उनकी पूरी जीवनी को एक छोटे से वीडियो में बताना ये तो मुमकिन नहीं है, पर मैंने एक छोटा सा ट्राई किया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।